लास्ट वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस देखी थी और उसमें एक एजम्पशन थी कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। और आज हम इसी एजम्पशन को जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना इस एजम्पशन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टॉक है, एक स्टॉक जो पिछले 4 दिनों से 4 वर्किंग डे से जो है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है, यानी कि उसमें लगातार जो है फॉल आ रहा है। 5वें दिन भी गिरा, लेकिन अब की बार ना वॉल्यूम कम थी और रेंज छोटी थी। और अब नेक्स्ट डे यानी 6th वर्किंग डे पर उसने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी। इनफैक्ट वो पॉजिटिव बंद हुआ। सो ये बैठा दोस्तों एक पूरा सिनेरियो। अब कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद जो है आपको फिर से ऐसा ही सिनेरियो किसी और स्टॉक में नजर आया कि 4 दिन तक लगातार वो शेयर जो था गिरता गया। 5वें दिन भी गिरा, लेकिन अब की बार जो थी वॉल्यूम कम थी और साथ ही में उसकी रेंज भी जो थी जिसमें वो ट्रेड किया वो भी छोटी थी। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब आपका 6ठे दिन पर किस टाइप से ट्रेड होगा। अब अकॉर्डिंग टू एजम्पशन हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो की अभी तक जो है हमने यही चीज़ सीखी है कि हिस्ट्री जो है रिपीट करती है अपने आप को। जैसा पहले केस में हुआ कि 5वें दिन भी ये गिरावट हुई लेकिन वॉल्यूम कम थी और उसकी रेंज छोटी थी, और वैसा ही सिनेरियो अब हमें देखने को मिल रहा है। उस सिनेरियो में जो था, उस एग्जाम्पल में पिछली बार जो था वो 6ठे दिन पर पॉजिटिव मूव आया था और जो स्टॉक था वो ग्रीन में बंद हुआ। तो इसी तरह से पूरा चांस है कि आज की जो अब हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उसमें भी 6th डे पर हमारे को पॉजिटिव मूव देखने को मिले। पैटर्न्स पर चलें और वीडियो को स्टार्ट करें, बट उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की वीडियो एक तो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं ना, देखो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में आपको मस्ती मजाक मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज हम सीरियस टॉपिक पर, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हो कि आज की वीडियो में आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा। आप जो है इस वीडियो को एक तो ध्यान से समझना, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हो तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ ही में दूसरी और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आज हम वीडियो में बात करेंगे या जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, उसके नोट्स बनाते जाना। क्योंकि देखो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो वो चीज़ आप एक बार वीडियो देखोगे, 2 बार देखोगे, लेकिन आपको जब भी चीज़ें रिवाइज करनी होंगी, जब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपके दिमाग में वो जो चीज़ है वो बैठेगी नहीं। आप नोट्स बनाते जाओ। और साथ ही में ना एक चीज़ बताऊं आपको कि जब मैं कैंडलस्टिक जैसे मारूबोजी हो गया या डोजी हो गया या जिस भी टाइप की मैं आपको कैंडल बताऊंगा ना, उसका पैटर्न बताऊंगा, साथ ही में ना उसकी फिगर भी बना लेना, ताकि जब भी आप दोबारा अपने नोट्स को उठाओ, रिवाइज करने लगो, तो आपको ना वो फिगर देखकर, वो ड्राइंग देखकर ही आपको पता चल जाए कि कौन सी कैंडल है ये और क्या इसका नाम है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम पैटर्न्स पर, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको ना 3 रूल्स जानने ज़रूरी हैं। पहले हम इन 3 रूल्स को देखते हैं और फिर हम जाएंगे पैटर्न्स पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि बाय स्ट्रेंथ और सेल वीकनेस। हमारे को ना मार्केट में जब भी हमारे को बाय करना है ना किसी भी स्टॉक को, तो हमारे को बुलिशनेस देखनी है, और बुलिशनेस जो है हमारे को ग्रीन कैंडल से पता चलती है। तो यानी कि हमारे को जब बाय करना है तो ग्रीन कैंडल के बाद बाय करना है। और अगर हमारे को सेल करना है, अगर हमारे को वीकनेस देखनी है, तो हमारे को वो बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल से पता चलेगी। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप बाय करोगे ना तो आपने हमेशा ग्रीन कैंडल के बाद बाय करना है, और जब भी आपने सेल करना है तो हमेशा आपको एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपना सेल का ऑर्डर प्लेस करो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को पैटर्न्स के साथ ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखो किताबों में जो हमारे को चीज़ पढ़ाई गई है और जो हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा अभी कि किस किस टाइप के हमारे को पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो उसमें ना थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। हमारे को ना पैटर्न्स के साथ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं, हमारे को लिमिट में रहकर जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है कि लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड। अगर आप किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में बुलिश होना चाहते हो तो उसका पहले का इंडेक्स यानी कि पहले का जो पैटर्न होगा, ट्रेंड होगा, वो हमेशा बियरिश होना चाहिए। और अगर आप किसी स्टॉक में बियरिश होना चाहते हो तो वो पहले का ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ पैटर्न्स पर, और हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है डिफाइन करने में काम आता है, और पैटर्न हेल्प करता है एक टेक्निकल एनालिस्ट को ट्रेड करने में। टेक्निकल पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं वो 2 या उससे ज़्यादा कैंडल से फॉर्म होते हैं। हालांकि कुछ ट्रेडिंग सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो हमारे को सिर्फ एक कैंडल ही जो है हमारे को वो ट्रेडिंग सिग्नल दे सकती है। तो इसलिए 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और आज की वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हम इसी सीरीज में बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम हो गया जैसे मारूबोजी हो गया, डोजी हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, हैमर हो गया,
हैंगिंग मैन हो गया, पेपर अम्ब्रेला हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। इस टाइप के कुछ नाम होते हैं जो हम इस वीडियो में और कुछ आने वाली वीडियोस में जो है ये पैटर्न जो है हम सीखने वाले हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना काफ़ी पावरफुल और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, बशर्ते ये कि आपको जो है वो एक तो आपने सही टाइम पर उसे गेस कर लिया, यानी कि सही टाइम पर उसे आपने पकड़ लिया और उसे बिल्कुल सही तरीके से जो है एग्जीक्यूट किया, तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त वो प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। हमारे को इसी के साथ कैंडल्स की लेंथ पर खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी कैंडल होगी उतना ही ज़्यादा इंटेंस जो है उसमें बाइंग या सेलिंग प्रेशर होगा, और जितनी छोटी कैंडल होगी ना उतना ही कम हमारे को मार्केट के बारे में वो एक्सप्लेन करती है। सो हम छोटी कैंडल्स को जो है ना अवॉइड करके चल सकते हैं, बट अभी हम इसे और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए फाइनली चलते हैं हम अपने पहले पैटर्न पर, और उस पैटर्न का नाम है मारुबोज़ू। मारुबोज़ू है हमारी सबसे पहली कैंडल। देखो नाम जो है ना आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जापानीज़ नाम है। आप सिर्फ इन नामों को मतलब को छोड़ो और इन नामों को याद करने की कोशिश करो। बाकी वैसे जब आप इसको फिगर आउट करोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि किस टाइप की फिगर जो है, किस टाइप की कैंडल जो है इस पैटर्न में, इस नाम में बनती है, तो आपको बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए, अभी आपको इनिशियल फेज़ में एक्सप्लेनेशन और समझने के लिए जो है आप इन कैंडल्स के नाम याद करके ज़रूर रखो, और साथ ही के साथ नोट्स बनाते जाना। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर एक मारुबोज़ू कैंडल नज़र आ रही है। ये दोनों में, बियरिश में और बुलिश में, दोनों कंटेक्स्ट में हमारे को देखने को मिलती है। और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इसमें ना कोई अपर शेडो होती है ना कोई लोअर शेडो होती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे को वो 3 पॉइंट जो हैं ध्यान रखने हैं, और कौन कौन से थे वो 3 पॉइंट जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप जो है, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, वो आपको चीज़ें याद रह रही हैं और साथ ही में आप उसके नोट्स बना भी रहे हो या नहीं। मारुबोज़ू प्रोबेबली एक लौती कैंडल है जिसको रूल नंबर 3 को कोई मतलब नहीं रखता। मतलब अगर वो कैंडल बनी तो वो आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकती है, और उसका प्रायर ट्रेंड जो है उसका कोई मैटर नहीं करता। हमारे को, जैसे हमने कहा था कि प्रायर ट्रेंड हमारे को मैटर करता है, कि अगर हमें बुलिश देखना है तो हमारा पहले का ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए। बट मारुबोज़ू के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कहीं पर भी, किसी भी लेवल पर, मतलब अप ट्रेंड में भी देखने को मिल सकती है और डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उसकी इंप्लीकेशन वैसी ही रहेगी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल जो है वो बियरिश, ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश होगी और रेड कैंडल जो है वो बियरिश होगी। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप देख सकते हो कि मारुबोज़ू कैंडल जो है ना वो कुछ इस टाइप की बनती है। अब इस टाइप में ये है टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। इसका मतलब है कि पूरी उसकी जो है रियल बॉडी होगी और उसमें कोई भी अपर शेडो या लोअर शेडो देखने को नहीं मिलेगी। बट मैंने जब आपको बताया कि चार्ट पैटर्न्स के साथ जो है हमारे को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा, ये तो है देखो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज के हिसाब से, बट मैंने आपको बताया था कि हमारे को पैटर्न्स के साथ जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर हमारे को छोटी सी या ऊपर या नीचे की साइड पर अगर विक्स नजर आती है, यानी कि ये ऊपर नीचे की छोटी सी डंडी नजर आती है ना, तो हमारे को अगर वो आधे पौने % की है तो हम उसे इग्नोर करके और काम कर सकते हैं। अब रेड वाली कैंडल है बियरिश मारुबोज़ू। बियरिश मारुबोज़ू का मतलब होता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई, यानी कि जिस रेट पर ओपन हुई है वही आज के दिन का हाई है, और लो जो है यानी कि जो उसके दिन का लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट प्राइस था, वो जो है उसी कैंडल के, उसी के आसपास, उसी प्राइस के आसपास जो है वो क्लोज हो रही है। और ये शो करती है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है कि हर प्राइस पर हमारे को सेलिंग देखने को मिल रही है। पहले क्या ट्रेंड था इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये शो करती है कि अगर बियरिश मारुबोज़ू बनी हुई है तो यानी कि इसमें जो है वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है, और हमारे को अभी थोड़े और दिनों तक, आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशंस तक जो है इसमें हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल मिले ना, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो है शॉर्ट करना है। और शॉर्ट किस रेट पर करना है, इसके, ये जो कैंडल बनी है इसके क्लोज प्राइस के आसपास। तो सपोज करते हैं कि हम एक स्टॉक उठाते हैं, मान लो ABC, उसका ओपन प्राइस है और जो उसका हाई प्राइस भी है वो है 948 का, और क्लोज जो है उसका लो प्राइस है वो है 928 का। तो अब आप मुझे बताओ कि किस रेट पर हमारे को, जब भी हम किसी, अब हमने इस केस में सबसे पहले तो ये बताओ कि हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है यानी कि हमें बाय करना है या फिर हमें बेच कर चलना है। और उसके बाद जब भी हमें अगर मान लो बेचना है या खरीदना है, तो खरीदना किस रेट पर है, और अगर बेचना है तो हमें बेचना कौन से रेट के आसपास है। अब इसमें ना 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होता है रिस्क टेकर और एक होता है रिस्क एवर्स। रिस्क टेकर होता है कि मतलब उससे ना सब्र नहीं होता, इन शॉर्ट हम सिंपल भाषा में बात करें तो उससे सब्र नहीं होता। तो वो क्या करेगा, ये बियरिश मारुबोज़ू है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बियरिश मारुबोज़ू के बाद जो है हमें सेल करना है, तो वो क्या करेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो डे होता है वो होता है हमारा लगभग 3:30 बजे तक।
3:30 बजे के आसपास हमारे को जब वो कैंडल नज़र आएगी नीचे की साइड पर, तो मान लो 3:20 3:25 के आसपास जो है ना, वो इसके लो के आसपास जो है रिस्क टेकर बंदा जो होगा वो इसके लो के आसपास सेल करेगा, और रिस्क एवर्स क्या करेगा, वो ना इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेगा और अगले दिन, अगले नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर जो है वो अपनी पोजीशन बनाएगा। सो इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें हम जो सेल करेंगे ना, क्योंकि बेरिश मारुबोजू है तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करेंगे हम 928 के रेट के आसपास, क्योंकि वही इस दिन का लो था और वही उसका क्लोजिंग पॉइंट भी है। तो हम जब भी शॉर्ट करेंगे ना तो 928 के नीचे शॉर्ट करेंगे। ये तो होगी बेरिश मारुबोजू। अब आती है बुलिश मारुबोजू। अब बुलिश मारुबोजू बिल्कुल इसका उल्टा होती है, जिसमें ओपन जो है वो लो के बराबर होता है और क्लोज जो है वो हाई के बराबर होता है। ये कैंडल इंडिकेट करती है बाइंग इंटरेस्ट को, और ये कैंडल के बाद ना बुलिशनेस थोड़े टाइम और कंटिन्यू रह सकती है, और हमारे को इस कैंडल में, इस कैंडल के बाद जो है इस स्टॉक में हमारे को और थोड़ी सी इंक्रीमेंट, यानी कि उसके प्राइस जो है और ऊपर जाते हुए हमारे को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज से है ना, थोड़ा सा एक मैं आपको अलग से चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो हमने कोई स्टॉक लिया, उसका ओपन था 904 रुपये। बुलिश मारुबोजू में हमारा क्या होता है, ओपन इज इक्वल टू लो होता है। तो जब ये शेयर ओपन हुआ वो हुआ 904 रुपये पर, और उसके बाद जब इसने लो लगाया ना तो वो लगाया 903 रुपये 90 पैसे पर। तो क्या आप इसे मारुबोजू की कैंडल मानोगे या नहीं? और ऊपर से इसमें जब हाई लगा तो वो लगा 922 रुपये का, और जब क्लोज हुई तो 921 रुपये पर हुई। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सबसे पहले तो ये मारुबोजू है या नहीं है, और अगर मारुबोजू है तो हम इसमें बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, और अगर हम जो भी चीज़ करेंगे वो भी किस रेट पर करेंगे, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है ज़रूर मेंशन करें। मारुबोजू को मैं अब आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो ये है BSE का चार्ट, और यहाँ पर बनी ये मारुबोजू कैंडल। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बनी मारुबोजू कैंडल, और वहाँ से हमारे को कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, यानी कि कितना ज़्यादा प्राइस में रिएक्शन देखने को मिला, कितनी ज़्यादा अप मूव देखने को मिली, और हाल ही में इसने एक और से दोबारा से एक मारुबोजू कैंडल बनाई है। तो अब आप इसके हिसाब से मुझे बताओ कि आप कहाँ पर ट्रेड करोगे, क्योंकि ये अब जो कैंडल बनी है ना वो बनी है लगभग 20% की। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हमें इस कैंडल के बाद जो है ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हमें यहाँ पर कब बाय करना होगा और कब सेल करना होगा। साथ ही में अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक दूसरा एग्जाम्पल जो है बेरिश मारुबोजू का। तो इसके बाद भी आप देख सकते हो कि किस टाइप से मारुबोजू कितनी ताकतवर कैंडल होती है जो पूरे ट्रेंड को पलट कर रख सकती है। अब ट्रेड तो हो गया कि बाय करना है अगर बुलिश मारुबोजू बनेगी ग्रीन कलर की इस टाइप की, और अगर हमें सेल करना है तो इस टाइप की बेरिश मारुबोजू चाहिए। लेकिन अब अगर हमारे खिलाफ ट्रेड चला जाता है, मान लो मैंने इस ग्रीन कैंडल के बाद परचेजिंग करी, तो उसके बाद अगर वो मेरे नेगेटिव चला गया, यानी कि मेरे ट्रेड के खिलाफ, मेरी एनालिसिस के खिलाफ चला गया, फिर क्या होगा? तो यानी कि अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों कैंडल्स के हिसाब से ग्रीन में और रेड में अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है तो हमारे को स्टॉप लॉस क्या रखना होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ना यही खासियत है कि ये जो है ना इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के साथ आती हैं। एक एग्जांपल, एक जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और दूसरे का देखो ये साथ के साथ ना टास्क चलते रहेंगे ताकि आपको भी मन लगा रहे, एक तो काम करने में, सीखने में, समझने में, और साथ ही में मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितने आप अच्छे से सीख पा रहे हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, और साथ ही में दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका आंसर जो है अब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बुलिश मारुबोजू बनी है तो हमें बाय करना है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद आपने बाय करनी है इस हाई के ऊपर, यानी कि जो मान लो 940 रुपये का हाई बना है आज के दिन का, तो उस हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और इस कैंडल का लो जो बना है वो बना है 904 रुपये। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के साथ आती हैं, तो इसी में हमारे को इसी कैंडल में सारा कुछ पता चल जाएगा कि हमें बाय कब करना है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अगर आपने बाय करा है 940 के ऊपर तो स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का लो है इस कैंडल का 904 रुपये, तो आप इस लो के नीचे लगा सकते हो। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 904 रुपये के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 903 रुपये 902 रुपये के आसपास लगाना है। लगाने को आप 904 भी लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं कि बाय अबव द हाई और स्टॉप लॉस बिलो द लो, ताकि हमारे को ना कई बार जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है या कई बार जो मार्केट है ना काफी बड़ा धोखा देती है। और वो क्या करती है, उसको पता है कि 904 पर काफी सारे लोग बैठे हैं स्टॉप लॉस लगाकर, तो वो क्या करेगी 903 रुपये 50 पैसे तक आएगी और फिर वहां से वो वापस ऊपर निकल जाएगी। और अगर आपने स्टॉप लॉस बिलो द लो लगाया है, यानी कि लो के नीचे लगाया है ना 1 आधा रुपये, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकता है और वो जो ट्रेड है आपका काफी हद तक सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं।
तो चलिए ये हो गया बुलिश मारुबोजू में कि हमारे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके लो के नीचे। अब आप मुझे बताओ कि बियरिश मारुबोजू में हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे नीचे के, मतलब नीचे जो उसका लो है ना आज के रेट का, उसके नीचे करेंगे। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका लो जो है, लो है इसका 904 रुपये का, हाई है इस स्टॉक का 940 रुपये का। तो अब मैंने बाइंग किस रेट पर करनी है, मतलब उस रेट में किस टाइप की ट्रांजैक्शन करनी है, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स मेंशन करते जाओ। अब ये दो टाइप के पैटर्न तो हमें समझ आ गए ना समझ। तो चलिए अब बिल्कुल सही टाइम है हमें रेंज को समझने का। हमें बहुत छोटी सी यानी कि 0.75% के आसपास की रेंज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, और काफ़ी बड़ी जो रेंज होती है लगभग 10% से ऊपर की रेंज को, उसको भी हम अवॉइड करके चल सकते हैं। मतलब अगर कैंडल की पूरी हाई लो मिलाकर उसकी रेंज बनी 0.75% या 1% के आसपास की, 0.75% ज़्यादा बेटर रहेगा। 0.75% के आसपास की उसकी कैंडल की रेंज बनती है, ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के बाद, तो हम उस कैंडल को अवॉइड करके चल सकते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बन गई, मान लो 10% से ज़्यादा की कैंडल बन गई, तो उसमें भी हमारे को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे को वहाँ पर ना, क्योंकि अगर एक तो छोटी कैंडल होगी तो उसमें ना हमारे को डायरेक्शन का सही से अंदाज़ा नहीं लग पाता, और अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, मतलब मान लो 5-10%, 10-15% की कैंडल बन गई, तो उसमें जो है अगर हमारे को ट्रेड करना है, देखो वैसे वो काफ़ी अच्छी कैंडल बनती है, काफ़ी अच्छा वो हमारे को डिफाइन करती है कि अब जो है ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। लेकिन उसमें नुकसान क्या है, उसमें ये है कि हमारे को स्टॉप लॉस जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो 100 रुपये की चीज़ ले रहे हो, 10% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स में जो है आप अवॉइड करके चल सकते हो, क्योंकि अगर गलत ट्रेड हुआ ना तो हमारे को चूना जो है काफ़ी बड़ा लगने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पैटर्न पर, जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। बट उस पर जाएं, एक बात बताओ मुझे कि नोट्स बना रहे हो ना, साथ के साथ नोट्स बनाते जा रहे हो ना? हाँ शाबाश, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जब नोट्स बनाओगे और उसको रिवाइज करोगे ना तब आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो इतनी लंबी वीडियो को, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को जो है सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखो भाई, याद तो आपको 1-आधा% ही रहने वाला है, वो भी आप 10 दिन बाद जाके भूल जाओगे अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि नोट्स में ना आपको एक बारी में चुटकियों में जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ के साथ ड्राइंग बनाते जाओ, जैसे अभी मैंने मारुबोजू बताई आपको, तो वो नोट्स बनाते जाओगे तो आपको एक बारी में देखते ही पता चल जाएगा कि ये कैंडल जो है ये मारुबोजू होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पैटर्न पर, जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। और इसी के साथ में आपको एक और पैटर्न भी समझाता हूँ जो है डॉजी, क्योंकि ये दोनों पैटर्न्स ना ऑलमोस्ट इक्वल और ऑलमोस्ट एक जैसे सिमिलर हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हालांकि ये मारुबोजू की तरह ना पूरा एक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देती, हमारे को पूरे एंट्री और एग्जिट के प्राइस नहीं बताती, लेकिन ना ये हमारे को एक अलग तरीके में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, जो हमारे को करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पिनिंग टॉप को, और उसके बाद समझेंगे हम डॉजी को। स्पिनिंग टॉप की कैंडल जो है ना आपको कुछ इस टाइप की नज़र आएगी। अब आप इस कैंडल को देख के क्या बता सकते हो? यही बता सकते हो कि कैंडल जो है, कैंडल की जो बॉडी है, बीच का जो मेन पार्ट होता है ओपन और क्लोज के बीच का, वो काफ़ी छोटा सा है, और ऊपर की जो विक्स हैं यानी कि ऊपर नीचे की जो डंडी है, ये आप देख सकते हो कि हमारे को काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिल रही हैं। और ऐसा ही हमारे को पैटर्न कुछ डॉजी में भी नज़र आएगा, बट अभी पहले हम स्पिनिंग टॉप को समझते हैं, फिर मैं डॉजी पर जाऊँगा। इस कैंडल के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है इसकी स्मॉल, छोटी सी जो रियल बॉडी है वो छोटी सी होती है, यानी कि इसमें जो है हमारे को ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और दूसरे जो कंपोनेंट्स होता है, दूसरा इसका जो कंपोनेंट आता है वो आता है इसकी अपर शेडो। अपर शेडो में अब ये देखो कि जब वो कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस जो है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो हमारे को इसमें रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब चलते हैं हम अपर शेडो पर। और अपर शेडो का मतलब होता है कि ये इस दिन जब ये ओपन हुई तो पूरे ट्रेडिंग सेशन में ना, पूरे दिन में ये यहाँ तक इस लेवल तक गई, मतलब इसके जो ये टॉप है ना ये यहाँ तक गई, बट वहाँ पर ना क्योंकि बाइंग उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इसलिए वो यहाँ तक गई, लेकिन वहाँ पर ना सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जिसके बाद वो वहाँ पर टिक ना पाई और वापस नीचे आ गई। और जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है इसकी लोअर शेडो। अब लोअर शेडो भी अपर शेडो की तरह बिल्कुल सिमिलर जो है डिपिक्ट करती है कि नीचे जब वो गई, मतलब उसमें बियरिश प्रेशर आया, मतलब यानी कि उसमें सेलिंग प्रेशर आया,
बट वो सेलिंग प्रेशर भी जो है ना वहाँ पर टिक नहीं पाया, और वो उसके बाद वहाँ से उसको बुलिशनेस देखने को मिली, यानी कि वहाँ पर बाइंग प्रेशर आया, और फिर से वो कैंडल जो थी ऊपर आके बंद होगी, और वो अब बंद हुई अपने ऑलमोस्ट ओपन या ओपन रेट के पास ही। अब हम चलते हैं डॉजी पर। डॉजी बनती है कुछ इस टाइप की, जिसमें रियल बॉडी जो होती है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। स्पिनिंग टॉप और डॉजी में जो है आपको ऑलमोस्ट सेम जैसे पैटर्न देखने को मिल रहे होंगे कि इसमें रियल बॉडी थोड़ी सी बड़ी थी, बट इसमें ना के बराबर है। मतलब मान लो अगर 201 पर ओपन हुई है तो 200 रुपये पर बंद होगी, या 201 पर ओपन हुई है तो 202 पर बंद होगी। जबकि यहाँ पर था कि अगर 200 पे ओपन हुई है तो 205 पे बंद हुई, या 200 पे ओपन हुई है तो 195 पे बंद हुई। इस टाइप से मतलब यहाँ पे 5 रुपये की बॉडी थी तो यहाँ पे आधे 1 रुपये की ही बॉडी है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि डॉजी जो है ये भी आपको सेम चीज़ें डिपिक्ट करती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें डिपिक्ट करती हैं, बट आप पहले एक बार पैटर्न को समझो और ड्राइंग बनाते जाओ साथ के साथ, कि आप ना देखोगे कि इसमें बिल्कुल छोटी सी रियल बॉडी है, मतलब ना के बराबर, वो ऑलमोस्ट टच ही हो रहे हैं, ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल नियर बाय है, मतलब बिल्कुल साथ साथ ही हैं। और ऊपर की शेडो और नीचे की शेडो बिल्कुल आपको स्पिनिंग टॉप जैसी नज़र आने वाली है, कि ऊपर की शेडो भी उतनी है जितनी लोअर की शेडो है। तो इसमें इन दोनों कैंडल्स में हमारे को जो कंक्लूजन देखने को मिलती है ना वो ये है कि बुल्स और बियर्स के बीच में ना काफ़ी अच्छी टक्कर चल रही है दोनों कैंडल्स में, और अभी ना मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही, मतलब यानी कि मार्केट को पता नहीं लग रहा कि बुल स्ट्रांग है या बियर स्ट्रांग है। तो इसीलिए जो है वो अपने ओपन और क्लोज जो है उनके सेम रेट हैं, ऑलमोस्ट सेम रेट है, इसमें बिल्कुल पास है, इसमें थोड़ा सा गैप है। इसीलिए ना हमारे को ये मार्केट का अभी ट्रेंड हमारे को नहीं बता सकती कि मार्केट किस वे में, दोनों कैंडल्स जो हैं किस वे में जाने वाली है। ये दोनों कैंडल्स हमारे को बताती हैं कि बुल्स और बियर्स में ना काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर चल रही है, और मार्केट जो है अभी इनडिफाइन है कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में जाए। सो अभी तक हमने 3 कैंडल्स देखी हैं। सबसे पहले है मारुबोजू जिसमें बियरिश और बुलिश मारुबोजू, उसके बाद हमने देखी स्पिनिंग टॉप और डोजी। तो हमने ये 3 टाइप की कैंडल्स देखी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके और कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे हैमर पैटर्न हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, पेपर अम्ब्रेला हो गया, और जितने भी टाइप के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनते हैं ना वो हम सारे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आपको इन 3 पैटर्न्स में, मारुबोजू में, उसके भाई बुलिश और बियरिश में, साथ में स्पिनिंग टॉप और डॉजी, ये 3 कैंडल्स में 3 टाइप के पैटर्न में अगर आपको कोई भी टाइप की दिक्कत आ रही है, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, और किसी भी टाइप की दिक्कत या कोई कन्फ्यूजन रहती है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है ज़रूर पूछते जाओ, साथ के साथ पूछते जाओ, ताकि आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन जो है ना वो डाउट क्लियर होते जाएं, और आपको जो चीज़ें हैं जो हम आगे की वीडियोस में समझने वाले, सीखने वाले हैं, वो हमारे को काफ़ी अच्छे से जो है समझ आए, और उसके बाद हम किस टाइप से ट्रेड कर पाएंगे चार्ट पैटर्न को देखकर, वो भी हम चीज़ें जो है आगे जाकर वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपकी कोई कन्फ्यूजन, कोई कमेंट देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स, अपने सजेशन जो हैं देते जाना साथ के साथ ही में जो मैंने आपको टास्क दिया है उनके आंसर देने बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले और आपकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाना चैनल को भी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।